क्लासेस आकांक्षा वर्ल्ड में। आज का हमारा टॉपिक है सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण। सौर विकिरण क्या होता है और पार्थिव विकिरण क्या होता है और किस तरह से ये काम करता है। देखिए, सबसे पहले हमें जानना है सौर विकिरण क्या होता है। तो सौर विकिरण मतलब सूरज से निकलने वाली जो किरणें होती हैं उन्हें हम सौर विकिरण कहते हैं। विकिरण मतलब किरणें, तो सोलर रेडिएशन मतलब सौर विकिरण। सूरज से जो किरणें निकलती हैं उन्हें हम सौर विकिरण बोलते हैं। तो अब इसे मैप में देखते हैं। ये आपका सन है, ठीक, और ये आपके पृथ्वी का धरातल। सरफेस ऑफ अर्थ, ये आपका सन है और ये पृथ्वी का धरातल है। तो आप सूरज से जो किरणें निकल रही हैं, ये किरणें ही आपकी सौर विकिरण कहलाती है। इन्हें हम सोलर रेडिएशंस बोलते हैं। इन्हें हम बोलते हैं सोलर रेडिएशंस मतलब सौर विकिरण। अब ये आपकी जो किरणें निकलती हैं पृथ्वी से, जो आपका सोलर रेडिएशन होता है, ये आपका शॉर्ट वेव लेंथ में होता है। मतलब ये जो किरणें होती हैं ये आपकी लघु तरंग दैर्घ्य होती हैं। लघु तरंग दैर्घ्य, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट वेव लेंथ। अब यहाँ पे कुछ ध्यान देने वाली बात यह है कि सौर विकिरण हमेशा दिन में होता है, ठीक। तो ये जो सौर विकिरण हो रहा है आपका, इसके लिए समय क्या है, दिन में। सौर विकिरण आपका दिन में होता है, मतलब सूरज से निकलने वाली जो किरणें हैं वो दिन में पृथ्वी को गर्म करती हैं, जिसे हम बोलते हैं सौर विकिरण। तो सौर विकिरण से पृथ्वी गर्म होती है। पृथ्वी का जो धरातल है, पृथ्वी की जो सतह है, वो सौर विकिरण से गर्म होती है। अब यहाँ पे हमने सौर विकिरण को जान लिया। अब हम बात करते हैं पार्थिव विकिरण की। पार्थिव विकिरण क्या होता है, तो यहीं पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण का मतलब क्या होता है, देखिए, पार्थिव पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी से संबंधित, और विकिरण का मतलब रेडिएशन। तो पृथ्वी से जो रेडिएशन निकलता है उसे हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही ये है आपका पृथ्वी का धरातल, ठीक, सरफेस ऑफ अर्थ। पृथ्वी के धरातल से जो किरणें निकलती हैं, पृथ्वी के धरातल से जो किरणें निकलती हैं, ये है आपकी पृथ्वी, ठीक। अब पृथ्वी के धरातल से जो किरणें निकलती हैं उन्हें हम बोलते हैं पार्थिव विकिरण, ठीक है। ये आपका हो जाएगा अर्थ रेडिएशन पार्थिव विकिरण। अभी हमने पढ़ा था कि सौर विकिरण में जो रेडिएशन निकलता है वो कैसा होता है, लघु तरंग दैर्घ्य, ठीक है, शॉर्ट वेव लेंथ। लेकिन पार्थिव विकिरण में ये जो आपका रेडिएशन होता है ये आपका होता है दीर्घ तरंग दैर्घ्य, लॉन्ग वेवलेंथ, ठीक।
ये होता है आपका लघु तरंग दैर्घ्य और क्या होता है आपका दीर्घ तरंग दैर्घ्य। अब ये प्रोसेस आपका होता है दिन में, मतलब आपका जो सौर विकिरण होता है वो होता है दिन में, लेकिन जो पार्थिव विकिरण होता है वो आपका होता है नाइट में, मतलब रात में। पूरे दिन पृथ्वी सूरज से ऊर्जा और ऊष्मा को अवशोषित करती है। ध्यान से सुनिए, पूरे दिन पृथ्वी सूरज से जो रेडिएशन निकल रहा है, सूरज से जो ऊष्मा और ऊर्जा निकल रही है उसे अवशोषित करती है, और फिर पूरे रात पृथ्वी उस ऊष्मा और ऊर्जा को उत्सर्जित करती है, जिसे हम बोलते हैं पार्थिव विकिरण। तो ये है आपका सौर विकिरण और ये है आपका पार्थिव विकिरण। अब यहाँ पे एक चीज और जाननी है कि क्या हमारा जो एटमॉस्फेयर है, मतलब क्या जो हमारा वायुमंडल है वो सौर विकिरण से गर्म होता है या पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। देखिए यहाँ पे आपका पार्थिव विकिरण है। अब पार्थिव विकिरण में क्या होता है कि धरातल गर्म हुआ पूरे दिन सूरज की किरणों से, सूरज के रेडिएशन से, सौर रेडिएशन से। अब ये पूरे दिन जब गर्म होता है तो ये ऊष्मा और ऊर्जा जो इसने अवशोषित की है उसे ये उत्सर्जित करता है पूरी रात, और जिस वजह से ये धरातल सुबह तक ठंडा हो जाता है। अब ये जब ऊर्जा और ऊष्मा को उत्सर्जित करता है, जब ये अपनी रेडिएशन को निकालता है, तो ये किस फॉर्म में निकालता है, दीर्घ तरंग दैर्घ्य के फॉर्म में। अब यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करने वाला है, ये जो आपके लघु तरंग दैर्घ्य हैं, ये जो आपके लघु तरंग दैर्घ्य हैं, शॉर्ट वेवलेंथ है, ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ग्रीन हाउस गैसेस के लिए पारदर्शी होते हैं। ठीक, जो आपके शॉर्ट वेवलेंथ होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस के लिए पारदर्शी होते हैं। कहने का मतलब ये है, जब सौर विकिरण हो रहा होता है, सौर विकिरण के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस सूरज से जो विकिरण आता है उसे अवशोषित नहीं करते हैं, उसे एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। लेकिन ये जो आपका लॉन्ग वेवलेंथ दीर्घ तरंग दैर्घ्य होता है, ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए ये जो आपका लघु तरंग दैर्घ्य है ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस के लिए कैसा है, पारदर्शी है। ठीक, लेकिन दीर्घ तरंग दैर्घ्य में आपका ग्रीन हाउस गैस और कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है, अपारदर्शी है। पारदर्शी होने का मतलब ये है कि लॉन्ग वेवलेंथ दीर्घ तरंग दैर्घ्य जब ये पृथ्वी की धरातल से ऊष्मा और ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस इस ऊर्जा को और ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। लेकिन लघु तरंग दैर्घ्य में ऐसा नहीं होता। जब सूरज से ऊष्मा और ऊर्जा आती है तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस अवशोषित नहीं करती हैं। और वहीं दीर्घ तरंग दैर्घ्य में जो पृथ्वी की धरातल से ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, उसे कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस अवशोषित करती हैं, क्योंकि दीर्घ तरंग दैर्घ्य कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस के लिए अपारदर्शी है। और इसी वजह से, क्योंकि जब धरातल से ऊष्मा और ऊर्जा निकलती है वो ऊपर नहीं जा पाती है, एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकल पाती है, उसे एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने से पहले ही कार्बन डाइऑक्साइड के कण और ग्रीन हाउस गैसेस के कण उसे अवशोषित कर लेते हैं। तो एटमॉस्फेयर में ही टेम्परेचर बढ़ा रहता है और इसीलिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म होता है, उसमें ऊष्मा और ऊर्जा बनी रहती है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सौर विकिरण या पार्थिव विकिरण दोनों में से किस वजह से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। क्या वो सौर विकिरण की वजह से होता है या वो पार्थिव विकिरण की वजह से होता है। अब यहाँ पे हमने इतना पढ़ लिया, लेकिन अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं ये भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, ग्रीन हाउस गैसेस।
में आपका जल वाष्प वाटर वेपर्स आते हैं, वाटर वेपर्स आते हैं, प्लस आपका N2O नाइट्रस ऑक्साइड आता है, आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और O3 और भी कुछ गैसेस आती हैं जो बहुत कम मात्रा में होती हैं। तो आपके ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस हैं? आपके वाटर वेपर्स हैं जो सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है जिसका, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और ओजोन, ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो आपके दीर्घ तरंगदैर्घ्य के फॉर्म में जो ऊष्मा और ऊर्जा निकलती है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका अर्थ है और यहाँ पे आपका एटमॉस्फेयर है, तो कुछ ऊर्जा और ऊष्मा तो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है और कुछ इस एटमॉस्फेयर के बाहर जो क्लाउड्स हैं, देयर आर सो मेनी क्लाउड्स, इन क्लाउड्स के द्वारा भी कुछ ऊष्मा और ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है, जिस वजह से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म रहता है। तो यही है आपका सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण। तो अब आई होप कि आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि सौर विकिरण से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म रहता है या पार्थिव विकिरण से गर्म रहता है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। अब नेक्स्ट आपके लिए एक क्वेश्चन है, अब उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन है आपका, पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी इनकमिंग और विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। अब यहाँ पे आगामी विकिरण कौन सा है? तो देखिए ये आपका आगामी विकिरण है क्योंकि ये आ रहा है ना। तो ये इनकमिंग रेडिएशंस हैं, ये मैंने लिखवाया नहीं है लेकिन आप समझ जाना, ये आपकी इनकमिंग रेडिएशंस हैं और ये आपकी आउट गोइंग रेडिएशंस हैं। तो ये क्वेश्चन आप देखोगे तो यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है कि पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी और विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है, क्या ये बात सही है? अब दूसरा कथन है आपका, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं। तो दीर्घ तरंगदैर्घ्य अच्छे अवशोषक हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस के, या फिर आपके लघु तरंगदैर्घ्य अच्छे अवशोषक हैं। तो दोनों ही चीजें आपको क्लियर होंगी। पहला कथन आपका क्या है कि इनकमिंग रेडिएशंस, सॉरी, पार्थिव विकिरण की तुलना में इनकमिंग विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। तो वायुमंडल अधिक गर्म किससे होता है? तो अभी हमने पढ़ा है कि वायुमंडल अधिक गर्म किससे होता है? पार्थिव विकिरण से, आउट गोइंग रेडिएशन से, और यहाँ पे क्या है? इनकमिंग रेडिएशन। और दूसरा क्वेश्चन है आपका कि दीर्घ तरंगदैर्घ्य अवशोषित करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस को, ये फिर आपकी लघु तरंगदैर्घ्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? दीर्घ तरंगदैर्घ्य अवशोषित करती। तो इसीलिए आपका कथन पहला गलत है और कथन दूसरा आपका सही है।